गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का पाठ है, उसके आगे का अध्ययन करेंगे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने ही संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गई। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूत लिए हुए था। तो स्टूडेंट, हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से अपना प्रश्न यह बन रहा है कि लेखक के अनुसार जो देश में कैसे लोगों की कमी नहीं है, तो यहाँ से उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत में रूप में रखे हुए हैं। इसका आंसर यह होगा, अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। फिर अपना दूसरा प्रश्न बन रहा है कि किनके पत्र है वो अनुसंधान के योग्य हैं। तो जो हमारे बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकारों हैं, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। दूसरा अपना प्रश्न बना, किनके पत्र है वो अनुसंधान के योग्य है, तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर होगा। तीसरा अपना प्रश्न बन रहा है कि किसके संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। तो पत्रों को तो हम सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न अपना बना कि किसके पत्र संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। तो जो अपने SMS के जो संदेश है उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। फिर अपना जो ये प्रश्न है कि महान पुरुष हैं, महान पुरुषों द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण धरोहर क्या है। तो महापुरुषों द्वारा छोड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण धरोहर क्या है, उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। ये देखिए, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए कि तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार और धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। ये उत्तर आ गया। फिर यहाँ से आया कि ज़मीनी मजबूती। तो ज़मीनी मजबूती का क्या अर्थ है। ज़मीनी मजबूती से आशय है कि आंदोलन छोटे तबके से लेकर बड़े स्तर तक समान रूप में व्याप्त था। कि उन्होंने जो समय समय पर जो आंदोलन किए थे, वो है आंदोलन था वो जो छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े स्तर के जो नेता वो थे, उनमें समान रूप से व्याप्त था। महापुरुषों के जो पत्र है वो किस बात का असली पैमाना माने जाते हैं। लेखकों, पत्रकारों, शासकों आदि ने जो पत्र लिखे हैं, वे पत्रों के लिखने के स्थान पर समय और उस समय के समाज को जानने के लिए सबसे सही साधन है।
देखो, दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन में ये तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। कि महापुरुषों का पत्र किस बात का असली पैमाना है? तो तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। प्रश्न अपना 1 नंबर का यहाँ से भी बना है कि महात्मा गांधी के पास जो दुनिया भर से जो पत्र आते थे वो क्या लिखे हुए आते थे? तो महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वे उनके पास पहुँच जाते थे। क्यों पहुँच जाते थे? क्योंकि महात्मा गांधी विश्व प्रसिद्ध आदमी थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश में बड़ी संख्या से पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के लिए मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलते थे उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों में से ही वे ज्यादातर पत्रों का जवाब लिखते थे। पत्र लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अब प्रश्न यहाँ से ही बन रहा है कि जब वो पत्रों का जवाब देते थे तो उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, वे क्या करते? तो जब लिखते समय उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों के फ्रेम करवा कर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखा है कहाँ है तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। प्रश्न अपना यह भी बन रहा है कि किनके पत्र है वो प्रेरक हैं और उनसे लोगों को क्या प्रेरणा मिलती थी? प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब थे, उन पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू गांधी भी लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र बहुत प्रेरक हैं क्योंकि वो ऐसी प्रेरणादायक बातें लिखते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच में के पत्राचार का यह संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नए तथ्यों उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। कि 1915 से 1941 के बीच जो पत्राचार संग्रह प्रकाशित हुआ था इसमें क्या मिलता है? तो रविंद्रनाथ यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है कि घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियां में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ी
पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब अपना प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि समाज में किस सरकारी विभाग की छवि सबसे अच्छी बनी हुई है। तो सारे सरकारी जो विभाग हैं उनमें से जो डाक विभाग है उसकी छवि है वो सबसे अच्छी है। फिर अपना देखिए, इसका असली विकास तमाम सरकारी विभाग की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि सभी विभागों में जो तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसको अंडरलाइन कर लिया आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक। फिर दूसरा प्रश्न अपना बना कि पत्रों का आज भी संचार साधनों से अधिक महत्व क्यों बना हुआ है। तो इसकी खास वजह एक तो यह है कि ये करोड़ों लोगों को, इसकी खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करती है और घर घर तक इसकी पहुंच भी है। पत्रों का आज भी संचार साधनों में अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि संचार के जो वर्तमान साधनों में हैं उनमें वे खूबियां नहीं है जो पत्र में है। पत्र लंबे समय तक रखे जा सकते हैं और इन अनेक क्षेत्रों में उपयोगी हो सकते हैं। फिर अपना प्रश्न बना कि कहाँ कहाँ के लोग पत्रों की प्रतीक्षा करते हैं। तो उत्तर होगा शहरों के भवनों, झोपड़पट्टियों, दुर्गम जंगलों और जो बर्फीले पहाड़ों, समुद्र के किनारों पर रहने वाले रेगिस्तान के बस्तियों के लोग पत्रों की प्रतीक्षा किया करते हैं। कि यही नहीं, देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, शहरी इलाकों में आलिशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों घिरे गांव हो या फिर बर्फारी के बीच में रह रहे पहाड़ के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों या फिर रेगिस्तान की ढाणी में रह रहे लोग, वो आज भी खेतों का सबसे अधिक बेसब्री से खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। पर प्रश्न अपना बना कि कहाँ कहाँ के लोग पत्रों की प्रतीक्षा करेंगे। तो यहाँ से लेके और इंतजार करते हैं यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, यह इसका उत्तर होगा। फिर आगे प्रश्न बना कि करोड़ों लोग भारत के डाकघरों में रोज किस लिए जाते हैं, क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं। तो करोड़ों लोग पत्रों और डाक विभाग की अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए डाकघर में जाते हैं। देखो यहाँ से आया ना कि एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे पर पहुँचते हैं। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि वो लोग जो सेवाएं हैं, लोग पत्रों और डाक विभागों की जो अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए रोज डाकघर जाते हैं। फिर है एक शब्द आया अपना बहुआयामी भूमिका से क्या आशय है। बहुआयामी भूमिका आशय यह है कि जो भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जा रही अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं उन्हें बहुआयामी कहा जाता है कि उनकी एक ही नहीं और तरह की कई सुविधाएं दी गई है, डाक विभाग द्वारा दी जा रही है। तो इसीलिए उसको बहुआयामी भूमिका कहा, उसकी बहुआयामी भूमिका का यही मतलब है। फिर है कि गांवों और जो गरीबों की बस्तियों में डाकिया किस रूप में देखा जाता है। तो गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां, मनी ऑर्डर
लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। प्रश्न अपना बना, गांव और गरीबों की बस्तियों में डाकिया किस रूप में देखा जाता है? तो गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो स्टूडेंट, अपना लेसन है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।